और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में बजट पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान पर काम किया जा रहा है। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि देश के अगले 25 साल भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यदि भारत की आजादी के 100 साल पूरे होने को लेकर कोई विजन नहीं रखा गया तो वही होगा जो बीते 70 सालों में हुआ। That guidance which comes from the PM Gati Shakti was essentially because we needed to bring in greater synergy. We wanted to bring in greater complementarity between the various infrastructure spending that we are undertaking, and therefore we thought if there is a greater synergy between all these public expended infrastructure projects that are being created, it should be to the point of maximizing the outcome of such infrastructure which is getting built at least in the forthcoming 25 years, the Amrit Kal that we talk about, leading India towards 100. And therefore the Gati Shakti guiding us for building infrastructure all across the country, being the focus and the continuity from last year on infra as an instrument for giving the stimulus to the economy. India's 25 years, the coming 25 years are going to be important. No wonder we are calling it as Amrit Kal. और 5G स्पेक्ट्रम की कीमत फिक्स करने का फॉर्मूला किसी आधार पर तय किया जाए, इस बारे में टेलीकॉम रेगुलेटर ने टेलीकॉम और सैटेलाइट सेक्टर की कंपनियों से 15 फरवरी तक अतिरिक्त सुझाव देने को कहा है। क्या है पूरी डिटेल्स? लक्ष्मण रॉय के पास चलते हैं। लक्ष्मण, बताइए एग्जैक्टली क्या है ये पूरा मामला। और इनफैक्ट लक्ष्मण से ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या डिटेल्स इस पूरे मसले से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ट्राई ने 15 फरवरी तक ये अतिरिक्त सुझाव मांगे हैं, जिसमें टेलीकॉम कंपनियां हो या फिर सैटेलाइट कंपनियां हो, वो अपने सुझाव देंगी और डिसीजन ये लिया जाएगा कि 5G स्पेक्ट्रम की कीमत का आधार क्या रहेगा, ये तय करना है। तो अब तक दरअसल इस पूरे ही 5G की कीमतों को लेकर कोई आम राय नहीं बनी है, इसकी वजह से पूरा मामला अटका हुआ है। और अब टेलीकॉम कंपनियों के जो सुझाव हैं, जो सैटेलाइट कंपनी के सुझाव हैं, वो अवेटेड हैं। लक्ष्मण हमारे साथ मौजूद है। लक्ष्मण, बताइए क्या है पूरा मामला, क्या डिटेल्स है? देखिए, दरअसल जो 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की जानी है, उसकी कीमत क्या रखी जाए, उसका वैल्यूएशन कैसे किया जाए, इसको लेकर के टेलीकॉम ऑपरेटर या फिर कहें टेलीकॉम कंपनियां और सैटेलाइट प्लेयर के बीच में एक आम राय नहीं बन पा रही है। और अब चूंकि आम राय नहीं बन पा रही है तो टेलीकॉम सेक्टर का जो रेगुलेटर है TRI, उसने अतिरिक्त समय दिया है टेलीकॉम कंपनियों और सैटेलाइट ऑपरेटर को कि आप बताइए कि आखिर 5G स्पेक्ट्रम के लिए कीमत कैसे तय की जाए। दरअसल मुद्दा यह है कि टेलीकॉम कंपनियों का कहना, अधिकांश टेलीकॉम कंपनियों का, कि 5G स्पेक्ट्रम के लिए खास तौर से जो आप स्पेक्ट्रम के प्रीमियम बैंड है, उसके लिए जो आप प्राइस बैंड तय करते हैं, वैल्यूएशन करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क का सहारा लीजिए। कई टेलीकॉम कंपनियों का सुझाव यह था कि मिड बैंड और हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में बेस प्राइस को फिक्स कर दीजिए। तो इस तरह के सुझाव आए, लेकिन यहां पे जब बात आई सैटेलाइट प्लेयर की, चूंकि वो भी 5G स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्होंने इनके कई सुझावों का विरोध किया। मिसाल के तौर पर उनका कहना यह था कि 27.5 और 28.5 के बीच की जो हाई फ्रीक्वेंसी रेंज है, उसकी नीलामी अभी ना की जाए। उनकी शर्तों का भी सैटेलाइट प्लेयर ने विरोध किया है। क्योंकि आम राय नहीं बन पाई तो फिर अंततः TRI ने यह कहा कि 15 फरवरी तक का समय और हम देते हैं, आप लोग और सुझाव दीजिए, बताइए कि आखिर कैसे 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी के लिए कीमत तय की जाए। ठीक है, तो ये तमाम डिटेल्स हैं इस पूरे ही मामले से जुड़ी हुई, और अब क्या सुझाव जाता है इन कंपनियों की ओर से वो इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे ऑटो से जुड़ी हुई, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। PLI स्कीम के तहत 20 कंपनियों को इंसेंटिव दिया जाएगा और सरकार ने आज उन कंपनियों के नामों का ऐलान कर दिया है। ये खबर सबसे पहले CNBC आवाज ने आपको बताई थी। इसमें टाटा मोटर्स, अशोक लेलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ओला इलेक्ट्रिक, MG मोटर्स, hyundai मोटर्स, Kia इंडिया जैसी कंपनियां शामिल है। ये कंपनियां कुल मिलाकर करीब 45,000 करोड़ का
निवेश करेंगी। और अब रुक करते हैं मार्केट अपडेट का। बाजार ने आज कल की तेजी गंवा दी। दरअसल खराब ग्लोबल संकेतों ने बाजार का मूड बिगाड़ दिया। इसके बाद आईटी, टेक, कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयर सबसे ज्यादा पिटे, तो रियल्टी, बैंकिंग, फार्मा शेयरों पर भी दबाव हावी रहा। सुमित के पास चलते हैं पूरा अपडेट लेने के लिए। सुमित, पहले तो बताइए आज की हाइलाइट्स, जो बिकवाली रही आज के सेशन में, उसके पीछे क्या की कारण रहे और कहां सबसे ज्यादा इंपैक्ट दिख रहा था? देखिए, एक तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत कमजोर थे, जिसकी तर्ज पे भारतीय बाजारों की शुरुआत कमजोर होते हुए दिखाई पड़ी और उसका इंपैक्ट रहा। गैप डाउन शुरुआत रही और गैप डाउन शुरुआत जो है वो प्रिवेल करते हुए दिखाई पड़ी। धीरे धीरे मार्केट में जो बिकवाली थी वो एक्सटेंड हुई और डे लो के आसपास जाकर बाजार बंद होते हुए दिखाई पड़ी। ये डैमेज इतना फ्रंट लाइन पे नहीं था, लेकिन हाँ, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में थोड़ा ज्यादा आपको गिरावट दिखाई पड़ेगी, क्योंकि वहां पर रिकवरी नहीं आई जिस तरह की रिकवरी फ्रंट लाइन इंडेक्स में आते हुए दिखाई पड़ी। तो हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में रहा प्रेशर, और प्रेशर में भी कुछ बैंक्स, आईटी, रियल्टी, ये कुछ ऐसे सेक्टर थे जहां पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। सेलेक्टिव बाइंग, सेलेक्टिव स्टॉक से मिसलेनियस एक मूव जो है वो देते हुए दिखाई पड़े, लेकिन हाँ, एक तरफा रुख किसी भी तरफ आता नहीं दिखा पड़ा, सिवाय प्रेशर रहा मार्केट्स में। मिड कैप स्मॉल कैप में बिकवाली और एक्सटेंड होते हुए दिखाई पड़ी। तो ये है पूरा अपडेट मार्केट का। और सुमित, अगर स्टॉक स्पेसिफिक देखें तो क्या एक्शन रहा? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक सबसे पहले तो आज निफ्टी के टॉप गेनर्स में नाम आपको दिखाई पड़ेगा। इंडसइंड बैंक जैसे, एनटीपीसी, टाटा स्टील, आईओसी, ये कुछ ऐसे नाम थे जहां पर खरीदारी देखने को मिली, लेकिन खरीदारी किसी की भी इतनी हाई इंटेंसिटी में नहीं थी। आधा से 1% के आसपास की तेजी के साथ ही ये बंद होते हुए दिखाई पड़े। निफ्टी लूजर्स में ग्रासिम नंबर से ठीक पहले प्रेशर में रहा। टेक महिंद्रा 3% नीचे रहा, इन्फोसिस 2.5% नीचे, एचसीएल टेक करीब 2% बिकवाली इसमें बनते हुए दिखाई पड़ी। तो इन्फोसिस के तीनों, आईटी के तीनों दिग्गज जो कि आज निफ्टी के लूजर्स में शुमार होते हुए दिखाई पड़े। मिड कैप गेनर्स में पेट्रोनेट, एलएनजी तेजी में रहा, कमिंस, भारत फोर्ज, एस्कॉर्ट्स, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप लूजर्स में बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, एलएनटी टेक, एसआरएफ, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में प्रेशर रहा। बालकृष्ण के नंबर से उससे ठीक पहले यहां पर प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। एफ&ओ गेनर्स में औरोबिंदो फार्मा, यहां पर कुछ खरीदारी रही 2.5% के आसपास की, कल भी तेजी थी। पेट्रोनेट, एलएनजी, आईओसी और लॉरस लैब, ये कुछ नाम जहां पर आज खरीदारी का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। एफ&ओ लूजर्स में इन्फो एज लगातार प्रेशर में, इनफैक्ट ये हायर लेवल से काफी ज्यादा टूट चुका है, 4500 के जोन में आ गया। इंडिया सीमेंट, चंबल फर्टिलाइजर, इंटेलेक्ट डिजाइन, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी। बैंकिंग में खासा प्रेशर था। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर, आरबीएल में, पीएनबी में, एसबीआई में 2 से लेकर 4% तक की गिरावट यहां देखने को मिली। और आईटी में प्रेशर था, एलएनटी इन्फोटेक में, कोफोर्ज में, एलएनटी टेक में और माइंट्री में, यानी कि एलएनटी की तीनों सब्सिडरी जो आज बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। तो यहां पर प्रेशर रहा आखिरी दिन। देखते हैं हम नेक्स्ट वीक कैसे मार्केट्स रिएक्ट करता है। तो ये था पूरा मार्केट का अपडेट। और बात जब मार्केट की हो रही है तो टाटा ग्रुप का भी जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि टाटा सन्स ने आज एन चंद्रशेखरन को अगले 5 साल के लिए फिर से चेयरमैन पद पर नियुक्त करने का डिसीजन लिया है। चंद्रा के पिछले कार्यकाल की तारीफ करते हुए रतन टाटा ने खुद उनकी दोबारा नियुक्ति का प्रस्ताव रखा, जिसे बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया। चंद्रा ने नियुक्ति पर प्रसन्नता जाहिर की है। कैसा रहा इन चंद्रा के नेतृत्व में टाटा सन्स का पिछला 5 साल? सुमित के पास चलते हैं। सुमित मौजूद हैं ही हमारे साथ। सुमित, बताइए, अगर टाटा ग्रुप की जर्नी देखें पिछले 5 सालों की, तो वो कैसी रही है एन चंद्रा के टेन्योर के दौरान? कुछ कंपनियां तो इनफैक्ट हमने अपने सामने बदलती हुई देखी है, जिसमें सबसे बड़ा नाम तो टाटा मोटर्स ही है। देखिए, पूरे ग्रुप की दिशा दशा में काफी बड़ा बदलाव आया। 8 लाख करोड़ का एक ग्रुप था जब 2017 में चंद्रा साहब इस ग्रुप के साथ मतलब बतौर चेयरमैन शामिल हुए थे, लेकिन अब इस ग्रुप की जो सिचुएशन है वो बिल्कुल ही अलग है। आपको पता है 23-23.5 लाख करोड़ के ग्रुप के समक्ष पहुंच चुका है। करीब 200% का रिटर्न बतौर ग्रुप में ही, की मार्केट कैप में ही आपको आता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो बहुत बढ़िया तेजी आ रही। इस ग्रुप में कई सारे चेंजेस हुए। चेंजेस के तौर पर उन्होंने ईवी स्पेस में एक्सपैंड किया। टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा केमिकल, ये कुछ ऐसे नाम है कि जो ईवी स्पेस में बहुत तेज से एक्सपैंड करके गए। इस ग्रुप के साथ उन्होंने कई बड़े एक्विजिशन किए, जिसमें एयर इंडिया जैसा बड़ा एक्विजिशन है, NINL जैसा बड़ा एक्विजिशन है। एयर इंडिया का एक मेगा जो एक्विजिशन है 18,000 करोड़ रुपए का, वो भी एक अपने आप में बड़ा कंपनी के साथ, इस पूरे ग्रुप के साथ एडिशन होता हुआ दिखाई पड़ा है। NINL जैसा एक्विजिशन हुआ है। साथ साथ ग्रुप ने कई सारे नए उभरते बिजनेसेस के अंदर एक्सपैंड किया है, जिसमें 1mg ऐसी कंपनियां हो गई, क्योरफिट जैसी कंपनियां हो गई, जहां पर वो स्टार्टअप के तौर पर पैसा डालते हुए दिखाई पड़े हैं। बिग बास्केट उन्होंने अपने खेमे में शामिल कर लिया। तो अलग अलग एरियाज में
अलग अलग तरीके से एक्सपैंड हो रहा था, जिसका इंपैक्ट भी आपको दिखाई पड़ेगा। अगर आप इंडिविजुअल कंपनी वाइज देखेंगे तो ये पूरे ग्रुप की अलग अलग कंपनियों ने जोरदार प्रदर्शन दिखाया। कोई टीटीएमएल को नहीं भूल सकता, 2400% के आसपास का रिटर्न। टाटा एलेक्सी, नेल्को, ऑटोमोटिव स्टैंपिंग, टिन प्रेडी, कुछ ऐसे नाम जो कि 300 से लेकर 2400% तक चढ़े। दिग्गजों की बात करें तो उसमें भी टाइटन 450%, टाटा कंज्यूमर 350%, टीसीएस, टाटा पावर, टाटा स्टील 200 से 200% के आसपास के रिटर्न्स यहां से भी आते हुए दिखाई पड़े। ना केवल ये, बल्कि आप इस ग्रुप का पूरा स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो उसमें काफी फेरबदल हुआ है। एक समय पे टीसीएस जो कि 80% के आसपास मार्केट कैप को कंट्रीब्यूट करता था, वो अब 58-60% हो गया है। टाइटन ऊपर आ गया, टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा पावर, इनका कंट्रीब्यूशन बढ़ता हुआ दिखाई पड़ा। तो एक बड़ी शफलिंग हुई ग्रुप के अंदर, बड़े एक्विजिशंस हुए और बहुत सारे चेंजेस आए, जिसका रिएक्शन स्टॉक प्राइसेस पे देखा और मार्केट कैप पे देखा कि 8 लाख करोड़ से सीधे 23 लाख करोड़ के आसपास ग्रुप पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा। तो अब दोबारा ये जो एक दौर हमने शायद देखा है, ये आने वाले समय में भी देखने को मिले। शुक्रिया सुमित, ये तमाम डिटेल्स बताने के लिए। तो एन चंद्रा फिर लौटे हैं और पिछले 5 सालों में ग्रुप की परफॉर्मेंस कैसी रही उसका लेखा जोखा सुमित ने पेश किया। लेकिन आगे बढ़ेंगे। फेक बिलिंग और फेक जीएसटी क्लेम पर लगाम लगाने के लिए सरकार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी। शुरुआत में से वेयरहाउसिंग और गुड्स मूवमेंट की मॉनिटरिंग के लिए किया जाएगा। डिटेल्स लेते हैं आलोक प्रदर्शी से। आलोक, बताइए क्या डिटेल्स हैं? बिल्कुल, देखिए जो जीएसटी डिपार्टमेंट है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जो कि आजकल काफ़ी पॉपुलर टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल करेगी और इसके ज़रिए जो भी जो वेयर हाउस से एक जगह से दूसरी जगह जो माल की मूवमेंट होती है, गुड्स की मूवमेंट होती है, उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी। इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो मूवमेंट के साथ साथ जो डॉक्यूमेंटेशन होगा उसको भी शामिल किया जाएगा, ताकि जो अथॉरिटीज़ के ऑफिसर्स हों या फिर जो ट्रेडर्स हों, उनको एक तरह से पारदर्शी तरीके से उनको इस बारे में जानकारी मिल सके। तो कुल मिलाकर सरकार की मंशा यही है कि जो फेक बिलिंग या फेक क्लेम लेते हैं लोग और सिर्फ कागजों पर जो मूवमेंट दिखाते हैं और उसके जरिए फेक क्लेम ले लेते हैं, उन पर लगाम लगाई जाए। और खासतौर से जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, काफी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी इस पूरे जीएसटी डिपार्टमेंट में साबित हो सकती है। और सरकार का यह भी मानना है कि आने वाले दिनों में जीएसटी में कुछ और विभागों में भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा सकता है। खासतौर से जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो मौजूदा सिस्टम है, उसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इससे सबसे बड़ा फायदा कारोबारियों को होगा। जो वर्किंग कैपिटल की प्रॉब्लम होती है वो दूर होगी, क्योंकि एक कारोबारी का अगर कई सारा बिजनेस है और एक ही आधार से रजिस्टर्ड है, तो अलग अलग कारोबार का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट होगा वो एक दूसरे में शिफ्ट हो सकेगा, यानी उसको सेटल किया जा सकेगा। तो ये अपने आप में कारोबारियों के लिए काफी आसान होगा। एक राज्य से दूसरे राज्य में जो क्रेडिट फ्लो होगा वो आसानी से हो सकेगा। तो कुल मिलाकर सरकार जीएसटी डिपार्टमेंट को और पारदर्शी और धारदार करने के लिए ये तमाम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की जल्द ही घोषणा कर सकती है। शुक्रिया आपका आलोक, ये डिटेल्स बताने के लिए। तो ये है जीएसटी में जो ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जाएगा उससे जुड़ी हुई डिटेल्स। और आगे बढ़ेंगे और एक इंपॉर्टेंट खबर, गुरुग्राम में देखते ही देखते एक बहुमंजिला इमारत में एक के बाद एक 7 फ्लैट्स धंस गए। अब तक 2 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है। क्या डिटेल्स हैं इस पूरी खबर से जुड़ी हुई, बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और एक अपडेट अब गुरुग्राम से। गुरुग्राम में देखते ही देखते एक बहुमंजिला इमारत में एक के बाद एक 7 फ्लैट्स धंस गए। अब तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। कई लोग मलबे में दबे हैं। एनडीआरएफ उन्हें निकालने में जुटा है और इस घटना ने ऊंची इमारत की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस तरह हादसे के पीछे क्या बड़ी वजह हो सकती है, ये अभी जानने की कोशिश की जा रही है। और सही खाना खाने से सेहत अच्छी रहती है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन ताजा स्टडी कहती है कि इससे आपकी उम्र बढ़ती है, वो भी 10 साल से ज्यादा। तो क्या है लंबी उम्र का डाइट प्लान? देखिए आज शाम 5:27 पर लंबी उम्र का डाइट प्लान।